जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। आपको चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें सभी वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जो कि आपका पहला टॉपिक भी है। आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक लोकतंत्र है, वह क्या है उसकी परिभाषा बताइए। लोकतंत्र को हम अब्राहम लिंकन जी के अनुसार जानेंगे कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। जिसमें जो शासन हो वह जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो, वह लोकतंत्र कहलाता है। टू द पीपल, फॉर द पीपल और फ्रॉम द पीपल, ये हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है। आप इसको अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको एक्सप्लेन करने को भी बोला जाएगा, तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसे आप ज़रूर क्लासेस लें और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। दूसरा प्रश्न हमारा है लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अर्थात लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं उनका उल्लेख हमें करना है, मतलब उनके क्या क्या मूल सिद्धांत हैं बस बताना है आपको। हम 60 टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस सीरीज में कराएंगे। तो मूल सिद्धांत में पहला आता है स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा विश्व बंधुता, चौथा होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, पांचवा है जनता के मौलिक अधिकार, छठवां है स्वतंत्र न्यायपालिका, सातवां है जनता साध्य तथा राज्य साधन के रूप में, और आठवां और अंतिम है कल्याणकारी राज्य। ये हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। कितने हैं हमारे मूल सिद्धांत? 8। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रजातंत्र के भेद बताइए। प्रजातंत्र के दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है? विशुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और दूसरा होता है प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ये हमारे दो प्रकार के प्रजातंत्र होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र किसे कहते हैं? पहला हमारा टाइप था प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र। क्या होता है? हर्नसा ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शुद्ध रूप से प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें समस्त जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुसत्ता के कार्य करती है। यही कहलाती है प्रत्यक्ष। मतलब वह प्रजातंत्र जिसमें समस्त जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रभुसत्ता के कार्य करती है, वही होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या विशुद्ध प्रजातंत्र। अगला हमारा प्रश्न है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिध्यात्मक प्रजातंत्र किसे कहते हैं? देखिए आपका एक भी टॉपिक, एक भी इम्पोर्टेंट प्रश्न छूटेगा नहीं इस सीरीज में, तो इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से आप देखते रहिए। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? हर्नसा ने कहा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए हर्नसा जी ने लिखा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन है। अर्थात प्रत्यक्ष क्या है? जिसमें किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना शासन न चलाया जाए, वह होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और जिसमें प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन है, वह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। लोकतंत्र शासन प्रणाली के लक्षण क्या क्या हैं? निम्न लक्षण हैं, हम आपको बताएंगे। 4 लक्षण हैं। प्रजातंत्र शासन साध्य नहीं है, साधन है। प्रजातंत्र जो शासन है वह कोई साध्य नहीं है, वह एक साधन है। दूसरा क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र शासन प्रणाली का यह लक्षण है कि वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा क्या है? जनता द्वारा निर्मित शासन। और चौथा क्या है? वर्ग विशेष को सुविधा नहीं। इसमें किसी भी वर्ग विशेष को सुविधा नहीं दी जाती है, इस लोकतंत्र का लक्षण है। और क्या है कि वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी लोकतंत्र का लक्षण है। और वह एक साध्य नहीं है, एक साधन है, यह भी लोकतंत्र का एक लक्षण है। 7वां प्रश्न हमारा है राजनीति व्यवस्था किसे कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था
किसे कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उप व्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है जो कि व्यवस्था के किसी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य क्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कहलाती है जिसके विभिन्न भागों में, जो अलग अलग भाग हैं, में ऐसी सूत्रता, उनके बीच में ऐसे संबंध होते हैं कि व्यवस्था के किसी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन, अगर किसी भी भाग में कोई भी परिवर्तन हो तो अंतःक्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिसमें अगर किसी भी एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो वह पूरी व्यवस्था में परिवर्तन ला देता है। इसे ही कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था। 8वां प्रश्न है हमारा, डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था के कितने संघटक हैं? डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था जो बताई है डेविड स्टन जी ने, उनके अनुसार कितने संघटक हैं राजनीतिक व्यवस्था के? तो ये उनके 3 संघटक हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन कराता है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है, मतलब आधिकारिक रूप से होता है। इनका जो आवंटन होता है वह प्राधिकारिक रूप से होता है। और तीसरा है कि इसका आधिकारिक आवंटन समाज द्वारा बाह्य रूप से लागू किया जाता है। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यवस्था के निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक जो तत्व हैं उनकी हमें उल्लेख करना है, अर्थात उनके बस नाम हमें बताने हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान, संविधान की उद्देशिका, ब्रिटिश विरासत, आधुनिकीकरण, धर्म और सांप्रदायिकता, जाति क्षेत्रीयता एवं भाषा आदि। ये सब क्या हैं? हमारे राजनीतिक राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं। अगर हम इसके नाम जानते रहेंगे तो हमें अगर इसका विश्लेषण करके पूछेगा तो हम यह बता सकते हैं। अगर नहीं, हमें नाम ही नहीं पता रहेगा तो हम इनके बारे में विस्तार कैसे करेंगे? हमारा अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग किसे कहा जाता है? ये हमारा हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग किसे कहा जाता है? सन 1950 व 1964 का युग नेहरू युग कहलाता है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। जो स्वतंत्रता के बाद हमारा जो युग आता है, संविधान में जो संशोधन होते हैं या कुछ भी कार्य होता है संविधान लाने के लिए, वह नेहरू युग कहलाता है। राज्य व्यवस्था में इस युग को स्थिरता का युग भी कहा जाता है। और क्योंकि नेहरू जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी, इसीलिए इसी युग को भी राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेहरू युग का। और नेहरू युग कब से कब तक था? 1950 से 1964 तक था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण बताइए। प्रमुख कौन कौन से संघात्मक लक्षण हैं? 5 संघात्मक लक्षण है। पहला कौन सा? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। ये सब किसके लक्षण हैं? संघात्मक के लक्षण हैं। किसके संघात्मक? भारतीय संविधान के जो प्रमुख संघात्मक लक्षण हैं यही सब हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए। अभी हमने संघात्मक होने का लक्षण बताया है भारतीय संविधान के, अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के एकात्मक होने के क्या लक्षण हैं। इकाई 1 में, यूनिट फर्स्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए। अब हम इकाई 2 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन सी है? इकहरी नागरिकता इसमें पाई जाती है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होना, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, चाहे वह संघ हो अर्थात केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। चौथा हमारा एकीकृत न्याय व्यवस्था। 5वां है संकट काल में एकात्मक शासन। जब कोई आपातकालीन व्यवस्था या आपातकाल लागू हो जाता है, इमरजेंसी, तो उसमें एकात्मक शासन हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं?
संघात्मक शासन प्रणाली आखिर कहते किसे हैं? गार्नर जी के अनुसार हम देखेंगे कि संघात्मक शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय व स्थानीय सरकारें एक ही सामान्य प्रभुत्व के अधीन संयुक्त होती हैं। जो केंद्रीय होती हैं और स्थानीय सरकार दोनों ही एक सामान्य प्रभुत्व के अधीन संयुक्त होती हैं और यह सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। जैसे कि केंद्र अपने क्षेत्र में, केंद्र का तो पूरा क्षेत्र होता है, वह अपने जो उनके अधीन क्षेत्र होते हैं उसमें सर्वोच्च होती हैं और अस्थाई जो होते हैं, स्थानीय सरकारें जो होती हैं उनका भी जो क्षेत्र होता है उनमें वह सर्वोच्च होते हैं तथा दोनों सरकारों के क्षेत्र संविधान द्वारा अथवा इस व्यवस्था को जन्म देने वाले संसदीय अधिनियम के द्वारा निर्धारित होते हैं। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र होता है और अपने अपने क्षेत्र में ये लोग सर्वोच्च होते हैं और इनका जो व्यवस्था को जन्म देने वाले संसदीय अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? और भारत के संविधान का संघात्मक होने का क्या लक्षण है, एकात्मक होने का क्या लक्षण है? ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, आपके पेपर में आ भी सकता है। गार्नर जी के अनुसार हम देखेंगे कि जहां संविधान शासन की समस्त शक्तियों को केवल एक केंद्रीय अंग अथवा अंगों को दे दें, तो जिससे स्थानीय सरकारें सत्ता स्वायत्तता जो उनके पास है प्राप्त करें या वास्तव में अपने जीवन का अस्तित्व ही प्राप्त करें, वहाँ सरकार की एकात्मक प्रणाली होती है। अगला हमारा प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, मिली जुली सरकार किसे कहते हैं? ऑक के अनुसार हम जानेंगे कि मिली जुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। जब विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य एक में गठन कर लेते हैं मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए, वही कहलाती है मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार। आज हमारे जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख लिए। अब मिलते हैं कल, बाकी प्लेलिस्ट बनी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देखने को पा जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को